नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा फास्टिंग। जी हाँ, बीइंग हेल्दी चैनल पर जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल गाइड दिया जाता है, उसमें जो तीसरा नियम जो हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वह है फास्टिंग। फास्टिंग को हम हमारे देश के बारे में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे यहाँ की जो परंपरा है हमारे पूर्वजों से चलती आ रही हुई, उस हिसाब से अगर हम फास्टिंग को पहले देख लें तो मुझे लगता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में हमारे पूर्वज सूरज के उगने से लेके तो सूरज के ढलने तक, सूरज के उगने से लेके तो सूरज के ढलने तक ये जो स्पैन रहता था, इसी स्पैन में कुछ खाते थे, चाहे वो कंदमूल हो, फूल फल हो, या फिर कोई आखित यानी शिकार करके जानवर का मांस खाना हो, वो कुछ भी हो, वो सूरज के उगने से लेकर सूरज के ढलने तक ही आहार ग्रहण करते थे। और शाम को अंधेरा होने से लेके जब तक पूरी रात होकर सुबह फिर से सूरज नहीं उगता, ये पूरे समय में वह अपने पेट में कुछ भी नहीं डालते थे। इसका मतलब खाना खाने का जो समय था या पेट में कुछ अन्न डालने का जो समय था हमारे पूर्वजों का, वो सूरज के उगने से लेके सूरज के ढलने तक होता था। तो उस जमाने में जो फास्टिंग होता था, उस फास्टिंग को अगर हम देखें तो डेली तो इवनिंग में या फिर रात में सुबह होने तक कुछ भी नहीं खाते थे, यानी 12 घंटे वो कुछ भी नहीं खाते थे। फिर सूरज के उगने से लेकर सूरज के ढलने तक अगर वो कुछ खाते थे तो उनके लिए उपवास यानी क्या रहेगा कि पेट में किसी भी तरह का जल या किसी भी तरह का सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड डाइट नहीं डालना है। लिक्विड या सॉलिड न्यूट्रिशियस डाइट नहीं डालना है, जैसे फलों का रस या फिर कोई अन्न पदार्थ या फिर कोई सॉलिड पदार्थ, जैसे हमने आम खा लिया फिर या फिर तरबूज खा लिया, इस तरह से। तो अगर हम पूर्वजों के हिसाब से देखें तो उनका उपवास यानी दिन में कुछ नहीं खाना और रात में तो वैसे भी कुछ खाते ही नहीं थे। इसका मतलब पूरे 24 घंटे में हमारे पूर्वजों का उपवास ये पूरे 24 घंटे का ही होता था। अब नए जमाने में क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बढ़ गई है, हमारे बहुत सारे कामकाज ऐसे हो चुके हैं कि बहुत सी चीजें हमने पूर्वजों की जो थी वो ऐसी हो छोड़ दी है, हमने अपनी कुछ नई चीजें लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर दी है। तो अब चाहे बातें कितनी भी क्यों न बदल जाए, लेकिन हमारा जो क्रमिक विकास के हिसाब से जो शरीर बन चुका है वो वैसा ही है जैसा हमारे पूर्वजों का था। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया है। उल्टा हमारे जमाने में हमारे साथ लाइफस्टाइल की बहुत सारी बीमारियां ऐड हो चुकी है जो हमारे पूर्वजों में कभी हुआ ही नहीं करती थी। तो हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से सूट होने लायक उपवास को भी अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। आजकल नया ट्रेंड आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16/8 फास्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह। मेन चीज तो एक ही है कि हमें ना कुछ ग्रहण करना है सॉलिड या लिक्विड न्यूट्रिशन डाइट, ठीक है। तो चलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले उपवास को हम समझ लेते हैं। उपवास के मेन कौन से दो अलग अलग डिवीजन है उनको भी हम समझ लेते हैं, दो अलग अलग कौन सी तरह है वो भी समझ लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत उपवास के बारे में हम जानेंगे और सीधा हम आ जाएंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के पास। तो उपवास के मेन सिर्फ दो ही अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका होता है निर्जला उपवास, यानी ऐसा उपवास जिसमें हम पानी भी नहीं पिएंगे, खाना खाने की तो बात अलग ही है ही नहीं उसमें। दूसरा है सुजला उपवास यानी सहजल उपवास। ऐसे उपवास में आप पीने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड डाइट आप पेट में नहीं डाल सकते हैं। तो उपवास के दो मेन टॉपिक है, दो मेन तरह है, निर्जला उपवास और एक पानी के साथ किया गया उपवास, ठीक है। तो इसको वेस्टर्न कल्चर में, यूरोपियन देशों में इस तरह से बोला जाता है कि वेट फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग। तो उनके हिसाब से ड्राई फास्टिंग यानी क्या है? ड्राई फास्टिंग यानी ऐसी चीज जिसमें आप अगर सुबह उठते हो तो आप अपने शरीर को या अपने चेहरे के ऊपर पानी डाल के उससे धोते भी नहीं हो, ब्रश भी नहीं करते हो, क्योंकि ब्रश करते समय रिंसिंग वगैरह गुल्ला करने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप ना अपने स्किन के ऊपर पानी बाहर से लेते हो, ना ब्रश करते हो, ना रिंसिंग करते हो, और ऐसा पूरा 24 घंटे तक आप बाथ भी नहीं लेते हो, नहाते भी नहीं हो। मतलब आपकी स्किन को भी पानी का स्पर्श नहीं होने देते हो। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक स्किन भी अपने तरफ से कुछ एब्सॉर्प्शन कर लेती है।
ठीक है, तो ये हो गया ड्राई फास्टिंग यूरोपियन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वेट फास्टिंग यानी क्या है? ऐसा फास्टिंग, ऐसा उपवास जिसमें आप पानी पी सकते हो, पानी में बिना कोई चीज मिलाए हुए, ना नमक मिलाना है, ना नींबू मिलाना है, कुछ मिलाना है, सिर्फ क्लीन वाटर आप पी सकते हो। ये हो गया उनके हिसाब से वेट फास्टिंग। तो ये जो दो फास्टिंग के तरीके हैं, इनको आप प्रोलॉन्ग भी कर सकते हो। आप ड्राई फास्टिंग यानी ना सुबह उठ के नहाना है, ना ब्रश तो करना अलग ही बात होगी, ब्रश भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, पानी का कांटेक्ट भी आपकी स्किन के साथ नहीं आना चाहिए, इसी तरह से आपको रहना है। तो इस तरह का फास्टिंग भी आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो, लेकिन इसके लिमिटेशंस है। एक बार अगर बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाए तो फिर आपने इस तरह के फास्टिंग को रोक देना पड़ता है। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि अगर कंसिस्टेंटली 4 दिन तक हम ड्राई फास्टिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती ही है। इसलिए नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर में अगर आपने 4 दिन का ड्राई फास्टिंग कर लिया तो उसे आपने ग्रेजुअली धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर 4 दिन का ड्राई फास्टिंग किया तो एकदम से आप डाइट नहीं ले सकते हो, आपको वहाँ से 1.5 दिन तक धीरे धीरे शरीर को हल्का सा लिक्विड डाइट, फिर उसके बाद हल्का सा ऐसा लिक्विड डाइट जिसमें थोड़े से न्यूट्रिएंट एडेड हो, फिर ऐसा लिक्विड डाइट जिसमें थोड़ा सा सॉलिड भी मिक्स हो। ऐसा करते करते चौथे दिन जब उपवास आपका छूट जाएगा ड्राई फास्टिंग का, वहाँ से लेके तो 5.5वें दिन आप धीरे धीरे सॉलिड कंटेंट्स खाना शुरू कर सकते हो। इस तरह आप 4 दिन तक ऐसे ड्राई फास्टिंग को खींच सकते हो। मैं खुद खींच चुका हूँ, मतलब 4 दिन तक मैंने प्रोलॉन्ग कंसिस्टेंट ड्राई फास्टिंग किया हुआ है। इससे एक फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा क्या होता है वो हमारे बीइंग हेल्दी चैनल के सीक्वेंशियल गाइड में बताई जाने वाली चौथी चीज़ होगी और जो आखिरी चीज़ है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम ऐसे यहाँ पे रुक जाता है। बस यही जो चीज़ें है, फर्स्ट नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, इन्हीं नियमों को हमको बारी बारी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहना है। और एपिसोड 2 में बताए गए जो चीज़ें हैं बॉडी को अल्कलाइन करना, वो तो हमारा रेगुलर चलने वाला प्रोग्राम ही है। चाहे आप किसी भी तरह का फास्टिंग लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग लीजिए, 16/8 लीजिए, और किसी तरह का फास्टिंग ले लीजिए। फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कर लिया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपने 10th में जो सिलेबस था वो पढ़ लिया, अभी आप 12th में हो या फिर अभी आप ग्रेजुएट कर रहे हो, तो 10th के सिलेबस को आपको फिर से रेफर करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। बट फास्टिंग के बारे में ऐसा नहीं है। फास्टिंग जो है आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। कोई भी एक डाइट प्लान आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, जिसको आपने जब से अडॉप्ट किया तब से लेके तो आखिर तक आपको कंटिन्यू करना है। तो हम 4 दिन का जो निर्जला उपवास है उसके बारे में एक अलग से एपिसोड बनाएंगे। हर दिन, हर 3-3 घंटे के बाद क्या हो सकता है, कैसे उसके काउंटर करना है, कैसे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये चौथे दिन तक और 5वें दिन तक हम आपको बताने के लिए एक अलग से एपिसोड बनाएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं वेट फास्टिंग के ऊपर। वेट फास्टिंग में आप जिससे 4 दिन से आगे और मैक्सिमम 11 दिन तक वेट फास्टिंग आप कर सकते हो। वेट फास्टिंग में आपको करना क्या है, आपको सुबह उठ के फ्रेश होना है, पानी का कांटेक्ट आप अपने स्किन के साथ कर सकते हो, आप ब्रश कर सकते हो, आप नहा सकते हो और आप पानी डायरेक्टली पी भी सकते हो। दिन में आपको जितनी बार ज़रूरत पड़ सकती है उतनी बार आप पानी पी सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह का सॉलिड कंटेंट या किसी ही तरह के फलों से मिलने वाले रस या जूस में से मिलने वाली डायरेक्ट न्यूट्रिशन लिक्विड को नहीं लेना है। सिर्फ प्लेन वाटर, ड्रिंकेबल पीने वाला जो पानी है उसी पानी को आपको पीना है। तो इस तरह का सुजला उपवास, जल के साथ किया गया उपवास, ये ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक आप कर सकते हो। मैं खुद कर चुका हूँ और इन 11 दिनों में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ खा लेना चाहिए या फिर मैं अभी रह ही नहीं सकता हूँ, मेरा उपवास तोड़ के मैं 11 दिन तो हुए नहीं, 6वें दिन या 8वें दिन में मैंने उपवास तोड़ देना चाहिए और कुछ खा पी के ये ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस लेवल को पाने के लिए भी आपको 2 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो एपिसोड 2 में हमने क्लियर बताई कि आपकी बॉडी को आपको एल्कलाइन करना ही पड़ेगा। अब बॉडी को एल्कलाइन किसे करना है, क्या आपकी बॉडी एसिडिक है, ये समझने के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। क्या आप सुबह चाय नाश्ता करते हो, उसके बाद दोपहर को लंच लेते हो, उसके बाद फिर दोपहर को टी स्नैक्स करते हो और उसके बाद रात को डिनर करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक हो चुकी है।
आपको बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं एपिसोड 2 में बताई हुई भी चीज़ें। सुबह उठने के बाद ब्रश कीजिए, सिर्फ सादा नींबू पानी पी लीजिए, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नींबू पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 9 बजे सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पेट को खाली रखना है। एक बार नींबू पानी 7 बजे पी लिया, अभी पेट को खाली रखिए। फिर 9 बजे आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डिटॉक्स जूस पीजिए। डिटॉक्स जूस में क्या रहेगा? एशगार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर लौकी का जूस। 250 ग्राम लौकी एक व्यक्ति के लिए, 4 लोग होंगे तो उसको मल्टीप्लाई 4 से कीजिए। उस लौकी को, उस एशगार्ड को चॉप कीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में से निकालिए, उसमें पानी डाल के उसमें स्मूदी बनाइए और स्मूदी को कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़कर जो जूस निकलता है उसे आप अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से पी लीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास भी आप पी सकते हैं। ये डिटॉक्स जूस हो गया। अब 9 बजे डिटॉक्स जूस पीने के बाद 9 बजे से लेके तो दोपहर को 4 बजे तक आपको पूरी कोशिश करना है कि आपके पेट में कोई भी तरह का कोई भी डाइट नहीं जाए। जरूरत पड़ी पानी पी लीजिए। बिल्कुल ही सहन नहीं होता है इनिशियल स्टेज पे तो ठीक है, कुछ रसदार फल खा सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि 4 बजे तक आप कुछ ना खाए, पानी पी सकते हैं। फिर 4 बजे आपको ढेर सारे रसदार फल खाना है, जिसमें जूस है, जिसमें बायोलॉजिकल मूवमेंट है। इस तरह के जिंदा फल आपको खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर 4 बजे से लेके तो 6 बजे तक आपके पेट में कुछ नहीं जाएगा पानी के अलावा, और 6 बजे आपने एकदम सादा खाना खा लेना है। बॉइल्ड सब्जियां जिसमें बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले ना हो, विदाउट ग्रेवी वाली सब्जियां, सूखी सब्जियां जिसे हम बोलते हैं, और उतने ही क्वांटिटी का राइस। जितना वेट सब्जियों का है उतना ही वेट राइस का रखिए। फिर वॉल्यूम आप आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कम, मीडियम, ज़्यादा, ये आपके कैपेसिटी के ऊपर है। आपका डाइट अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लीजिए, अगर आपका डाइट मीडियम है तो आप मीडियम क्वांटिटी लीजिए। इस आहार को ग्रहण करने के बाद फिर से 1 घंटे तक आप पानी पी लीजिए, और उसके बाद फिर से शाम को अगर 6 बजे आपने खाना शुरू किया है और 6:30 बजे तक आपका खाना खत्म होता है तो दूसरे दिन फिर से उठने के बाद ब्रश करने तक आपको आपके पेट को पूरी तरह खाली रखना है। पानी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, बट कोशिश करें कि धीरे धीरे वो भी ना पिए। तो पहली बात, अपने बॉडी को इस तरह से प्रैक्टिस देकर 30 दिन में आप अल्कलाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, उपवास के लिए या किसी भी तरह के फास्टिंग के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम आ रहे हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप कोई भी फास्टिंग तभी कीजिए जब आपका एम्बिएंट टेम्परेचर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो आपके बॉडी को एग्जॉस्ट करता है, आपकी बॉडी वैसे ही डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। और अगर आप अपना वर्किंग आवर्स में आप अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो, वहाँ पहुँच के अपना काम कर रहे हो, ट्रैवलिंग में आपने वैसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा एब्सॉर्ब कर लिया रहता है, एनवायरनमेंट में जो है वो CO2 उत्सर्जन से जो निकलता है वो डस्ट, डर्ट, पोलन ग्रेन्स, इधर उधर के कई सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर में जा चुके रहते हैं। और उस जगह में अगर आपने ठीक से पानी भी नहीं पिया, ठीक से डाइट भी नहीं लिया, तो वो प्रॉपरली डिजॉल्व होके एक डिटॉक्स होने का भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए अगर बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है तो ऐसे समय कोशिश करें कि आप उपवास ना करें। निर्जला हो या सुजला हो, किसी भी तरह का कोई उपवास ना करें। मैं नागपुर में रहता हूँ। नागपुर महाराष्ट्र का सेंट्रल लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया का ही सेंट्रल लोकेशन है। यहाँ पे समर सीजन में हमारे यहाँ का टेम्परेचर 46-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चढ़ जाता है। तो मैं कभी भी, भले ही मैं 4 दिन निर्जला उपवास कर चुका हूँ, 11 दिन का मैं वेट फास्टिंग कर चुका हूँ, मतलब पानी, सिर्फ पानी पी के 11 दिन रहना, सॉलिड डाइट कुछ नहीं लेना, ये सब मैं कर चुका हूँ। लेकिन मैं कभी गलती से समर सीजन में इस तरह का उपवास रिपीट नहीं करूँगा। अगर मुझे करना ही है या फिर मैंने प्लान किया कि नहीं अभी मार्च महीना है फिर भी मैंने 4 दिन का उपवास करना है, तो मैं ऑफिस से 6 दिन की छुट्टी ले लूँगा, और 6 दिन की छुट्टी लेके मैं अपने सिर्फ घर में ही रहूँगा, या तो कूलर लगाऊंगा या तो फिर AC रूम में बैठूंगा, और वहाँ पे टेम्परेचर 37 डिग्री 30 डिग्री के बीच में रख के मैं ये 4 दिन का उपवास ड्राई फास्टिंग या फिर 11 दिन का उपवास वेट फास्टिंग कर सकता हूँ। इसलिए ड्राई फास्टिंग या वेट फास्टिंग की लिमिटेशंस को ध्यान में रखिए। एम्बिएंट टेम्परेचर अगर ऐसा है जिससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो सकती है, आपको बार बार प्यास लग सकती है, तो इस समय
किसी भी तरह का कोई भी उपवास, ड्राई फास्टिंग, वेस्ट फास्टिंग, दोनों में से आप बिल्कुल ना कीजिए। अब आते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के पास। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसी है कि चाहे टेम्परेचर माइनस में हो या टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं। इवन अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहे हो इंटेंस वर्कआउट छोड़ के, अगर आप इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हो, 45 मिनट्स वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग या फिर रोपिंग अगर आप करते हो, रोप जंप वगैरह जैसी कोई एक्सरसाइज, या लाइट वेट फिटनेस के लिए सिर्फ आप जिम जाते हो, बहुत इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करते हो, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली समझ लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। जैसे अगर एक एनालॉग क्लॉक है, उसमें 1 से लेकर 12 तक डिजिट्स होते हैं एक सर्कल में, ठीक है ना। तो हमारे दिन में 12 आवर्स और रात के 12 आवर्स, ऐसे टोटल होता है 24 आवर्स। तो अभी हम रात के 12 आवर्स को छोड़ ही देंगे, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें हम पेट में कुछ भी नहीं डालने वाले, सॉलिड कंटेंट्स तो बिल्कुल नहीं। पानी कभी पीना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं दिन के 12 आवर्स में। तो जो डाइट प्लान हमने आपको एपिसोड नंबर 2 में समझाया है, उसको फिर से एक बार रिपीट देखते हैं। 7 बजे सिर्फ नींबू पानी, 9 बजे डिटॉक्स जूस और 4 बजे तक पेट को टोटली खाली रखने की कोशिश। कुछ भूख लगी, सिर्फ रसदार फल खा सकते हैं या फिर पानी पी सकते हैं। बट आपको सिर्फ 4 बजे ही बहुत सारे फल खाने का चांस मिला है और 6 बजे सादा खाना खाने का भी आपको चांस मिला है। सादा खाना आप जितना खाना है उतना खा लो, ठीक है, सिर्फ मसालेदार ग्रेवी वाला कुछ नहीं चाहिए। और राइस, रोटियां अवॉइड करनी है। अगर पहले पहले मुश्किल हो रही है तो ज्वार या बाजरे की रोटी आप खा सकते हो। तो अभी ये जो विंडो है सुबह से 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, इस विंडो के ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पूरे के पूरे टाइम में आपने सिर्फ 4 बजे न्यूट्रिशियस डाइट लिया है, यानी रसदार फल, और 6 बजे आपने सिर्फ सॉलिड डाइट लिया है, जिसमें से आपको थोड़ा बहुत शुगर भी मिल रहा है और बाकी का न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो अगर मैं ये देखूं या मैं अगर ऐसा आपको कहूं, क्या आपने सुबह से 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक सिर्फ 2 ही घंटे में न्यूट्रिशियस डाइट लिया है और सॉलिड डाइट लिया है, तो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे सुबह के 6 घंटे की जो विंडो है, या फिर सुबह के 6 बजे की विंडो से लेकर शाम को 6 बजे की विंडो जो है जिसमें आपको खाने की परमिशन है, उसमें भी सिर्फ 2 ही घंटे हमने ऐसे यूज किए जिसमें हमने न्यूट्रिशियस लिक्विड डाइट यानी फलों का रस खाया है या रसदार फल खाए हैं, और उसके बाद तुरंत 2 घंटे के आसपास हमने सॉलिड डाइट खा लिया है। और ये सब डाइट हमने सूरज की प्रेजेंस में लिए है, सुबह का सूरज और शाम को ढलने वाला सूरज, इसके बीच में ही हमने ये डाइट ले लिया है। तो ये जो लाइफस्टाइल आपको एपिसोड 2 में बताई गई है ना, ये इसमें ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्लूडेड है। और पता है इसकी ब्यूटी क्या है? सुबह 7 बजे या ब्रश करने के बाद जो आप नींबू पानी पीते हो वो, और 9 बजे आप जो डिटॉक्स जूस पी रहे हैं ना वो। पहला जो नींबू पानी है वो प्रिलिमिनरी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और 9 बजे जो एक्चुअल डिटॉक्स जूस आपने लिया है वो तो और थॉरोली आपके बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। तो डिटॉक्स के 2 बार जो डिटॉक्स आप ले रहे हो डिटॉक्स जूस, उसमें से भी आपको थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को मिल ही जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। क्योंकि 4 बजे जो आप फल खाते हो, रोज रोज तो एक फल नहीं खाओगे, आज एक तरह का फल खाया, दूसरे दिन दूसरे तरह का फल खाया, तीसरे दिन तीसरे तरह का फल खाया, ऐसे 6 दिन भी अगर आप रोज फल खाओगे तो जितने भी फल आपके जियोग्राफिकल एरिया में अवेलेबल है ना, वो सब आपके खा के हो चुके होंगे। इसका मतलब जितना भी डायरेक्ट नेचर से आने वाला डाइट है, सिंपल कोडिंग के साथ आने वाला डाइट है, वो आपके बॉडी को सिंपल कोडिंग में मिल रहा है, वो बहुत खुश है आपकी बॉडी, तो थैंक्स बोलती होंगी आपको अंदर से। उसके बाद आपको एक मील का सेटिस्फैक्शन, इतने सालों की आदत है एक फुल मील खाने की, वो सेटिस्फैक्शन आपको 6 बजे तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। सादी सब्जी और उतने ही वेट की चावल आप खा रहे हो, तो आपका भरपेट एक खाना भी हो रहा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरे टाइम की विंडो में सिर्फ 6 या 7 घंटे के बीच में
थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद या फिर 2 स्लॉट में एक बार फुल और दूसरी बार फुल ऐसा खाना खाने की परमिशन होती है, या फिर खाना खाना चाहिए। उस हिसाब से तो हम सिर्फ 2 घंटे के ही स्लॉट में न्यूट्रिशियस डायरेक्ट नेचर फूड भी खा रहे हैं और दूसरा वाला हमारे पेट को और हमारे मन को सेटिस्फाई करने वाला कुक्ड फूड भी खा रहे हैं। तो एपिसोड 2 में हमने जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट रखा था वो इस तरह से यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। और सोने पे सुहागा, आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है। तो अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, कैसा होता है, ये समझना है तो और भी आप स्टडी कीजिए। बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मेन बात है। अगर किसी भी तरह के फास्टिंग को आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो बीइंग हेल्दी चैनल का एपिसोड 2 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि अपने बॉडी को नेचुरल लेवल पे अल्कलाइन कैसे करना है। जब तक आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन नहीं करोगे तब तक ऐसा होगा ही नहीं कि आपको भूख नहीं लगेगी। हो सकता है आप अभी जिस तरह के डाइट को फॉलो कर रहे थे, जो भी आपका डाइट रहा होगा, ट्राई कर लीजिए। कल सुबह उठिए इस निर्धार के साथ कि कल मैं सुबह ब्रश करूंगा और दिन भर से पानी पीऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, और दूसरे दिन सुबह तक मुझे ऐसे ही रहना है। कोशिश करके देखिए और देखिए कि आपको कितनी बार भूख लगती है और आप कितनी बार उसको टॉलरेट करने की कोशिश करते हो। कुछ हो सकता है कुछ लोग सक्सेस भी हो जाएंगे, लेकिन उसमें ईज कितना है। अगर वो बहुत डिफिकल्ट होगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी को अपने ढंग से अल्कलाइन किया ही नहीं है। अगर आपने बहुत इजीली इस चीज़ को कवर अप कर लिया है तो हम समझ सकते हैं कि आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन स्टेज पे है। ठीक है, तो इस तरह से ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे एपिसोड 2 में बताए गए डाइट प्लान को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलने ही वाला है। हमारे आने वाले अगले एपिसोड में हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, एक जस्ट कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस टाइप का एक नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और वो पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं रहेगा, जो मेरे माइंड में आएगा वो सब चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी इस वक्त मुझे आपको एक चीज़ बताने की बहुत ईगरनेस आ रहा है कि ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो कभी अगर आपने शहर में रास्ते पे या हाईवे पे ऐसी कोई गाड़ी देखी होगी कि जिसको देख के ही लगता होगा कि इस गाड़ी का है ना हॉर्न छोड़ के सब कुछ बज रहा है। जी हाँ, मेरी कंडीशन भी 2015 से लेके तो 2021 तक वैसी ही थी। मेरे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, भले मैं फिटनेस फ्रीक था, बट किसी न किसी वजह से मुझे खुद रियलाइज़ होता था कि मेरे शरीर में अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बाद में जैसे जैसे मैं उसके ऊपर रिसर्च करने लगा, अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन रिसोर्स करते रहा, मुझे पता चला कि इसकी वजह क्या है। बेसिकली मैंने लाइफ में दवा बहुत कम खाई है और एलोपैथी दवा से मुझे डर भी लगता है, और बाकी दवा खाने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। तो रादर देन गोइंग टू द डॉक्टर कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, ये मैं बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद ही करता था। अदरवाइज़ मैं सोचता था कि इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या होगा। तो मैंने 2015 से लेके 2021 तक ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मेरे अंदर थे उससे रिलेटेड रिसर्च करना शुरू किया, और मुझे पता चला कि मुझे खाना खाने के बाद यहाँ बहुत पेन होते रहता था। कुछ भी खाओ, मान लीजिए एक प्लेट समोसा भी खा लिया तो मुझे यहाँ पे एकदम ऐसा पेन होना शुरू हो जाता था। तो बाद में पता चला कि मुझे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो चुका है, और फिर पैथोलॉजी टेस्ट से भी ये कंफर्म हो गया। फिर एक समय ऐसा है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था, मुझे लगता था कि अभी तो सरेंडर हो ही जाओ, अभी तो एलोपैथी ट्रीटमेंट हमें लेनी ही पड़ेगी। तो फिर जब मैं रिलेटेड डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी करके मुझे भेजो। मैंने सोनोग्राफी की, उनको भेजी, तो उन्होंने कहा कि तुझे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो चुका है, क्या ड्रिंक वगैरह लेता है? मैंने कहा नहीं, उतना तो नहीं। तो ठीक है, बोले फिर तेरा नॉन अल्कोहलिक ही होगा, लेकिन तेरे लीवर पे सूज आ चुकी है, अभी तूने लीवर को आराम देना है। एकदम सिंपल डाइट ले, ज़्यादा इधर उधर का चटर पटर मत खा और आराम कर। और दवा उन्होंने लिख के दी थी तो वो लिटरली सिर्फ और सिर्फ एंटी एसिडिक थी। तब मेरे मन में एक कीड़ा जगा कि सिर्फ बॉडी एसिडिक होने की वजह से मुझे इतनी सारी परेशानी हो रही है।
फिर मैं उसके पीछे इतना लग गया कि क्या है ऐसा कि जो बॉडी को एसिडिक करता है, और क्या ऐसा नेचुरल तरीका हो, दवा वाला नहीं, दवा लेके एंड बॉडी को एसिडिटी कम करना नहीं, क्या ऐसा हो कि बॉडी को हम नेचुरल तरीके से अल्कलाइन कर सके, बॉडी की एसिडिटी ही ख़त्म कर दे। तो ऐसा करते 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 1.5-2 साल की रिसर्च में मुझे एक चीज़ पता चली, जो इंटरनेट के या इधर उधर अवेलेबल नॉलेज से भी नहीं पता चली, वो सिर्फ एक ही जगह पे मुझे मिली, NDS में, न्यू डाइट सिस्टम में, चौहान साहब का जो न्यू डाइट सिस्टम है उसके वीडियो से मिली। फिर फॉर्चुनेटली मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे जो सुपेरियर अधिकारी है वो ऑलरेडी न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते थे, उनके साथ भी डिस्कशन में कुछ बातें पता चली, लेकिन मैंने तब उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनके और मेरे डिस्कशन में यही न्यू डाइट सिस्टम से, डाइट से रिलेटेड हम जो डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे एकदम से क्लिक हो गया, अरे यही तो एग्जैक्टली मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से, कि मेरी बॉडी को नेचुरल तरीके से मुझे अल्कलाइन कैसे करना है। फिर मैंने उसी बात के ऊपर उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर किया, तो वो भी एग्जैक्टली फिर मेरा सवाल समझ के मुझे प्रॉपर जवाब देने लगे। तब मैं समझा कि मुझे अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से, जो ऑलरेडी एसिडिक है उसको नेचुरल तरीके से अल्कलाइन कैसे करना है। और फिर मैंने पूरी श्रद्धा और पूरी सबूर के साथ न्यू डाइट सिस्टम के बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया। हाँ, कुछ एक उनकी बातों से मुझे डायरेक्टली ऑब्जेक्शंस थे, बट जितनी भी अच्छी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैक्सिमम NDS न्यू डाइट सिस्टम से रिलेटेड ही है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत ज़्यादा इधर उधर का थ्योरेटिकल नॉलेज जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे बीइंग हेल्दी के एपिसोड नंबर 2 में आपको बताई गई है। अगर वो प्लान आप फॉलो करते हो तो आप ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। और बिल्कुल टेंशन न ले, अगर आप 45 मिनट्स की अच्छी खासी वर्कआउट भी करने वाले बंदे हो तो भी इस तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आपके बॉडी के ऊपर कोई निगेटिव असर नहीं होगा। उल्टा आपको सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, आपका पेट खाली भी रह रहा है, और आपका पेट खाली रहने की वजह से आपको ढेर सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। और एक बार का मील्स तो आप खाने वाले हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए या फिर और भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है तो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अल्टरनेट डे फास्टिंग या इस तरह की जो भी फास्टिंग्स आजकल फॉलो की जाती है उसके बारे में एक मैं सिक्वेंशियल एक एपिसोड बना के आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आज के एपिसोड में हमने काफ़ी अच्छे से कवर की है। नेक्स्ट हमारा एपिसोड रहेगा फास्टिंग से ही रिलेटेड, लेकिन सिर्फ मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे या फिर मुझे आपके साथ एक जस्ट कैजुअल डिस्कशन जिस तरह से करना है उस तरह से एक एपिसोड हमारा नेक्स्ट आएगा। और बीइंग हेल्दी चैनल पे जो 4 चीज़ें बताई जाएगी आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बारे में, उसमें आज तीसरी तो आपको पता चल गई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। चौथी जो है वो हम आने वाले एपिसोड में जल्द से जल्द आपको बताएंगे। और वो करने के बाद, एक बार कर लेने के बाद और बीच बीच में करते रहने के बाद और इन चारों चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने के बाद, आई एश्योर यू कि आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल दवाइयाँ होगी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ छोड़ के आपने ये चीज़ों के ऊपर पीछे लग जाना चाहिए। मैंने भी अपनी दवाइयाँ छोड़ी नहीं थी। मैंने सबसे पहले जो मेरी हाई बीपी की दवाइयाँ थी वो कंटिन्यू लेना शुरू रखा। 2016 से मैं ले रहा था। और जब मुझे ये न्यू डाइट सिस्टम से जो चीज़ें मैं आपको बीइंग हेल्दी चैनल पे बता रहा हूँ, ये चीज़ें 4 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई। मेरे सारे पेन चले गए, इधर उधर जो दर्द होता था वो सारे के सारे दर्द मेरे ख़त्म हो गए। और भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मेरे में आ गए। मुझे मेंटल क्लैरिटी मिल गई, मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी, मुझे दूसरों के प्रति सिंपैथी पैदा होने लगी। ऐसा समझ लीजिए कि मैं टोटली चेंज हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एट द एज ऑफ 47, अभी मैं 47 की उम्र में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो 4 चीज़ें जब से मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था तो विद इन 3 मंथ्स ही
ऐसा कुछ हो गया कि मुझे अब ऐसा लगता है कि जब मैं 20-22 साल का था और उस वक्त की जो मेरी हेल्थ कंडीशन में एंजॉय करता था ना, वही हल्का फुल्का दिन भर एनर्जेटिक, ये करूँ वो करूँ ऐसा करूँ वैसा करूँ क्या करूँ, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और इतना ज़्यादा हल्का फुल्का मुझे महसूस होता है। सचमुच में ये मिरेकल है। आप भी चाहे कितनी भी खराब कंडीशन में हो, जब ये मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि सड़क से जाने वाली ऐसी कोई गाड़ी जिसको देख के आपने सो बोला होगा कि इसका हॉर्न छोड़ के ज़रूर सब कुछ बचता होगा। मैं भी वैसे ही था, लेकिन उस कंडीशन से रिकवर होके मैं अभी बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप बीइंग हेल्दी पर बताई जाने वाली ईजी चीज़ें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं, 4 ही चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कीजिए, और इसलिए कि अच्छी हेल्थ पाना सभी के लिए लाभदायक चीज़ है। सभी के लिए ये जानकारी अपने पास रखना ज़रूरी है। इस चैनल के माध्यम से बताई जाने वाली बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, शेयर करते रहिए। और यही बोलकर आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।